हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब आमतौर पर चेन्नई में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने वतन माने गांव में हैं, शेखुपुरा जिले में, बिहार में, जहां इस वक्त वो धान की बुआई का काम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और वो एक वक्त में दोनों काम करते हैं, शहर की जिंदगी भी और गांव का जो खेती वाला काम है वो भी वो देखते हैं, और बहुत ही दिलचस्पी से बाकायदा वक्त निकाल करके जाते हैं। मुझे इस बात का अंदाज है कि वो बाकायदा चेन्नई से पटना हवाई जहाज से पहुंचते हैं, लेकिन खेती को उन्होंने नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही अहम बात है, अपनी जड़ों से वो जुड़े हुए हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो काफी अहम है। आज 21 जुलाई फ्राइडे है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उसमें एक और बहुत ही इशू अहम है जो वहां के तमिलों ने प्रधानमंत्री जी से कहा है, उस पर हम बात करेंगे। आखिर क्या कुछ है भारत और श्रीलंका के बीच में, वो इश्यूज जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल भारत से उम्मीद करते हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है कि वहां इलेक्शन की तैयारी है, वहां केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और वो इलेक्शन कराएगी। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, वहां की इलेक्शन कराने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर, कि भारत में जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही रहती है। केयर टेकर गवर्नमेंट कोई तीसरी पार्टी आकर के इलेक्शन नहीं कराती। शायद वो सिस्टम ज्यादा बेहतर है। वो जो आमतौर पर भारत में शिकायत होती है ईवीएम और क्या क्या पूरा सिस्टम इस्तेमाल करने की, वहां शायद वो इल्जाम लगने की गुंजाइश नहीं है। उस पर हम बात करेंगे। तीसरा, चीन भारत, तिब्बत और नेपाल के तिराहे पर, ट्राई जंक्शन जिसे कहा जाता है, वहां बड़ा बांध बना रहा है, डैम बना रहा है। वो क्या कुछ है, क्योंकि चीन भारत के ऊपर एक तरह से बहुत ही एग्रेसिव माहौल बनाए रखता है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा रोहिंग्या, जो भारत में आए हुए रोहिंग्या शरणार्थी हैं, रेफ्यूजीज, उनके साथ भी कुछ जम्मू में ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कुछ बात करना जरूरी है। रोहिंग्या के जो म्यांमार के रोहिंग्या हैं वो बेघर होकर के बहुत से मुल्कों में है, सबसे बड़ी तादाद बांग्लादेश में है। उनके बारे में हम अब पहले कई प्रोग्राम कर चुके हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप भूलते नहीं है, वक्त निकालते हैं गांव में पहुंचने के बाद भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट की जो विजिट है भारत की, वो कितनी अहम है और क्या क्या बातें इसमें होने वाली हैं, क्या क्या कुछ है जिसका हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं आपसे अपने गांव से मुखातिब हूँ। सावन की फुहार चल रही है और धान की बुआई का काम चल रहा है। ऐसे खुशगवार माहौल में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आज श्रीलंका, और उसके बाद वहां कोलंबो, और उसके बाद कोलंबो से थोड़ी दूर और श्रीलंका के अंदर ही जाफना चलते हैं। और जो उनका जो मेन तमिल लोगों की जो जगह है, जो जाफना उनका उनका कैपिटल है। तो अभी क्या हुआ है कि रनिल विक्रमसिंघे जो है, उन्होंने एक मीटिंग करवाई थी तमिल टीएनए, तमिल नेशनल अलायंस से, और उनसे बात किया था। वो एक 1986 का इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ। वो तमिल क्वेश्चन जो था, जो तमिल इलम था और वो सारी चीजें थी, उसको सॉल्व करने के लिए। और उसमें जो है एक 13 अमेंडमेंट एक्ट आया था श्रीलंका के अंदर, जिसके अंदर ये था कि जो तमिल वासी जो जगह हैं नॉर्थ श्रीलंका में, जो नॉर्थ श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका है, वहां पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा। ये इसको समझने के लिए ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का मामला है, ये फेडरलिज्म का मामला है। जो हमारे यहाँ स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी होती है, सेंटर की अपनी ऑटोनॉमी होती है, कुछ चीजों पे सेंटर की अपनी पकड़ है और कुछ चीजों पे स्टेट की पकड़ है। यही मामला है 13 अमेंडमेंट का, जो कि आज 30 साल से ऊपर हो गया है। वो अकॉर्ड जो है, वो श्रीलंकन अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है।
अब हमारे जो विक्रमासिंघे हैं वो जब आ रहे थे तो उन्होंने एक ट्राई किया था कि हम जो है इसको मतलब वहां से मनवा लेंगे, इसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, जो तमिल नेशनल अलायंस है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसमें रिजेक्शन की सारी बातें तो उन्होंने मान ली थी, इसमें जो रिजेक्शन की बात थी जो कि मतलब पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, वो उन्होंने कहा था कि हम पुलिस पावर जो है, जो स्टेट के पुलिस पावर है वो सेंट्रल के पास ही रखेंगे, और जो लैंड के जो 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 महकमा है वो भी हम सेंटर के पास रखेंगे। जिसपे तमिल नेशनल अलायंस ने इस बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई मतलब आपसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने जो तमिल नेशनल अलायंस है उन्होंने अपील किया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी से कि जब आपकी बात होगी, मेरे ख्याल में आज या कल तक में जो है उनकी बात होगी, तो हमारी बात आप जो है जो 1987 का जो एग्रीमेंट है, इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए और विक्रमासिंघे को कहिए कि जो बात श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की थी और उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट आप करवाएं। तो ये बड़ी खबर है। इसके बाद और बहुत सारी चीजों पे संधि होंगी, वो पावर एग्रीमेंट। ये तकरीबन ऐसा है सैयद अली मुश्तबा साहब, जैसे दिल्ली की सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा रहता है। यहाँ भी यही है कि वो दिल्ली सरकार के हाथ में ना पुलिस है और ना ही जमीन का मामला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के बीच में अक्सर तकरार रहती है। तो वहां पूरा श्रीलंका इसी तरह से चल रहा है जिस तरह से यहाँ दिल्ली चल रही है, यानी पूरे श्रीलंका में 9 स्टेट, उनकी अपनी कोई सॉवरेनिटी उस तरह से नहीं है। सॉवरेनिटी लफ्ज शायद ठीक मैंने ना इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन उनका अपना प्रोविंस चलाने का जो अधिकार, जो राज्य सरकार जिसे कहा जाता है, वो राज्य सरकार ने बिल्कुल अपंग है। सब कुछ कोलंबो के हाथ में रहता है। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9 स्टेट्स हैं श्रीलंका में, लेकिन जो बाकी जो स्टेट्स हैं वो तो सिन्हाली मेजोरिटी हैं, तो वो तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे कोलंबो में रन कर रहा है वैसे वहां पे, तो वहां तो कोई ऐसा ट्रबल नहीं है जो कि वो लोग डिमांड करें ये। लेकिन जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका है, इसमें तमिल और मुस्लिम लोग रहते हैं, सिन्हाली लोग भी रहते हैं, लेकिन अक्सरियत इनकी तमिल की है। तो मेन जो डिमांड है वो तमिल इलम का था, और तमिल इलम का यही डिमांड था कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हमें ऑटोनॉमी मिले, और हम जो है अपनी गवर्नमेंट को अपना रन करें, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और अपने मतलब लोगों को और मतलब वो करें। तो ये जो चीजें हैं ये इसीलिए पूरी वॉर हुई थी। अब वॉर भी जो है 2008 में खत्म हो गई है, 2009 में खत्म हो गई। उसके बाद से श्रीलंका कह रहे थे कि सबसे पहला मैं काम इसका जो है वो 13th अमेंडमेंट को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो अभी जो आपने फरमाया वो सही फरमाया कि पूरा 9 का 9 प्रोविंस जो है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, और ये अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, एक स्टेट के लिए नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही चीजें हैं। और इसमें ये जो भी मीटिंग हुई थी जिसमें TNA भी आए थे, तमिल नेशनल अलायंस भी आए थे, और भी जो प्रोविंसेस है वहां उनके भी लोग आए थे। तो जब तमिल नेशनल अलायंस ने ये मतलब रिफ्यूज कर दिया कि हमें पुलिस पावर नहीं होगी, और वहां की जो आर्मी है सेंट्रल रूल की, वो जो है उनके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगी, तो इस पे वो इख्तलाफ हो गया और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा। आप चूंकि चेन्नई में रहते हैं लंबे अरसे से, वहां तमिल्स हैं, जाहिर है तमिलनाडु है वो, तो वहां की और श्रीलंका के तमिलों के बीच में क्या आपस में हमदर्दी, और क्या वहां के जिन्हें कोट अनकोट रेनिगेड्स कहा जा सकता है, वो चेन्नई में आकर के क्या रहते हैं, क्या कुछ है? क्योंकि मुझे वो 80s का वो दौर याद है, मैं भी चेन्नई जाता था जब श्रीलंका में हमारी IPKF वहां पर मौजूद थी, तो वहां अक्सर कभी फौजियों से कभी दूसरे लोगों से बातचीत करके अंदाज होता था। अब क्या सूरत हाल है? क्या वो जो सेपरेटिस्ट तमिल ईलम प्रभाकरण वाले जो लोग थे, क्या वो बिल्कुल खत्म हो गए? क्या वो मांग बिल्कुल खत्म हो गई, या अब भी कहीं कालीन के नीचे कहीं नीचे दबी हुई है? जी, अब मैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स पे आपको बताऊं कि तमिलनाडु में नहीं तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनकी रोटी श्रीलंका पे चलती है। यहाँ पे बीजेपी की रोटी जय श्री राम पे चलती है। श्रीलंका के तमिल एलम की जो पार्टी है, उनकी जो पार्टियां हैं श्रीलंका यहाँ तमिलनाडु में,
वो तमिलम पे आती है। और वहां जरा सा भी कोई अगर श्रीलंका में तमिलों के ऊपर कुछ जुल्म होता है तो यहाँ पे जो है मतलब ये है कि लोग स्ट्रीट पे निकल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं अपने अपने खुद जाती एक्सपीरियंस से कि जिस दिन प्रभाकरन करण का जो बर्थडे होता है उसमें उसके बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, कटआउट तक लग जाते हैं शहर के ऊपर, और लोग उसको देखते हैं और अपने अंदर जो है उसकी याद ताजा कर लेते हैं। मैं खुद एक स्टेशन पे उतरा, मतलब जो लोकल स्टेशन होता है मेट्रो का, तो मैं जब बाहर निकला तो एक प्रभाकरन का जो है वो फोटो लगा हुआ था, तो मैं तो समझ गया। लोग उसके सामने जाते हैं और देख करके कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ अपनी मतलब खराज अकीदत पेश करते हैं। तो अंडर करंट जो आपको मैं बता रहा हूं वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा तमिलनाडु जो है वो लेकिन जो श्रीलंका के जो तमिल हैं और तमिलनाडु के तमिल हैं, उनका एक दूसरे का रिश्ता जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसके अंदर होता है, जिसको कट होता है तो एक दूसरे सेपरेट करते हैं, तो ये तो दोनों अम्बिलिकल कॉर्ड है इनके। और इनका जो है कि मतलब शादी ब्याह हो रहे हैं, वो आपके मुरलीधरन जो है उसकी शादी यहाँ हुई है, यहाँ के लोगों की शादियां वहां होती हैं, तो वो तो रिश्ते जमाना कदीम से चल रहे हैं, अभी यहाँ भी चल रहे हैं। तो वो ये हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का जो मामला है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि श्रीलंका का जो मतलब जाति मतलब जो जड़ है वो तमिलनाडु में है। श्रीलंका में उसकी जड़ नहीं है तमिलों की। तमिलों की जो जड़ है वो तमिलनाडु में है, और ये जड़ जो है वो तमिलनाडु से मतलब मिली हुई है। और एक जमाने में तो ये भी था कि लोगों की शादियां उधर होती थी, इधर भी शादी होती थी। जो मछुआरे होते हैं इनकी फैमिली वहां भी होती थी, इनकी फैमिली यहाँ भी होती थी। अभी भी बहुत सारी चीजों से जो है वो श्रीलंका तमिल, अब जो ये रिफ्यूजी आए हैं वहां से श्रीलंका से, ये वॉर से और इससे, इनके लिए पूरी जो है शेल्टर बनी हुई है, वहां श्रीलंकन रिफ्यूजी रहते हैं बाकायदा, और बहुत से लोगों को नौकरियां भी मिल जाती है तमिलनाडु में। आधार कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है उनका। जी जी जी, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि देखिए इतना इनसाइट चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में क्या कुछ है और श्रीलंका के तमिलों के साथ क्या हमदर्दी और क्या ताल्लुक है, वो इंफॉर्मेशन भी बहुत ही अहम है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और ये इंसानी कनेक्शन है, इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना जरूरी हो, ये इंसानी कनेक्शन है, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक है, शादियां हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां हैं। एक लंबे वक्त से इमरान खान की डिमांड थी कि इलेक्शन करा लो और नतीजा देख लो, मैं जीतूंगा। इमरान खान का ये एक तरह से दावा रहा है। अब इमरान खान का क्या हाल है और इस इलेक्शन का क्या होगा? क्या इमरान खान को इतना कमजोर कर दिया गया है कि अब वहां की सरकार इलेक्शन कराने में कंफर्टेबल महसूस कर रही है? क्या कुछ है, जरा उसको बताइए। नहीं, देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों में डूबा हुआ था, इकोनॉमिक बहरान था, वहां पे इन्फ्लेशन था, प्राइस राइज था, पैसा नहीं था। तो सबसे पहले तो बेल आउट उसको जो है चाइना ने किया, सबसे पहला जो उसको इकोनॉमिक एड दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर ने दिया। उसके बाद जो है वो फिर IMF ने उन्हें पैसे दिए हैं अभी। और अभी भी कल ही जो है बयान आया है IMF का कि जो पैसे अभी उनके पास दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और अभी फिर सऊदी अरेबिया ने कुछ और उनको कर्जे दिए हैं या जो लोन दिया है। तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जो है वो आज से महीने भर पहले या 20 दिन पहले जो थी वो नहीं है। तो अब काफी सफिशिएंट पैसा उनके पास आ गया है। पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे इलेक्शन। तो ये बात है कि अब जो है वो माहौल इलेक्शन का वहां बन रहा है। दूसरी बात और ये इसमें कहनी है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसके सरबराह जो है बिलावल भुट्टो है, दूसरी जो है वो नवाज शरीफ की जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको अभी शहबाज शरीफ चला रहे हैं। इन दोनों में एक सहमति बन गई है कि हम लोग जो है इलेक्शन जो है वो करवा देंगे, और अब उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया है। हालांकि जो वहां की जो सरकार है, जो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पत्रकार लोगों ने और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को ये लोग जो हैं, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो बाहर हो जाएगी और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। और उस केयर टेकर के गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद जो 20 दिन बचेंगे या 30 दिन जो बचेंगे उसके अंदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी।
तो 90 दिन का वक्फा है 8 अगस्त से लेकर 90 डेज तक। तो उसमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी जो आपने इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और इसके बारे में बात की है, तो वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान भी मतलब लड़ेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगी वो तो फ्यूचर की बात है कि उसमें कौन हावी होगा कौन नहीं होगा। लेकिन अभी जो खबर ये है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन तय हो गया है और फिर चुनावी माहौल शुरू होगा और चुनावी माहौल में जो है वो पैतरेबाजी होगी। अच्छा, तो चलता ही रहता है। एक बात तो बताइए, क्या वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें गड़बड़ी कराने के इम्कान हो? शहबाज शरीफ के पास ये पुर्जा है या नहीं है? नहीं, वहां तो शायद मुझे जहां तक मालूम है वो यही है कि बैलेट बॉक्स है और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है। मुझे पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं कि मैं उसके बारे में। लेकिन ये है कि जब इलेक्शन का माहौल आएगा तो मालूम हो जाएगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही है कि बैलेट बॉक्स चल रहा है। तो ये खबर है। और जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वो कैसे कंट्रोल करेंगे ईवीएम को? और हाँ, तो ये बात बहुत ही अहम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, यानी वो सरकार जो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए 3 महीने के लिए बनेगी, वो इलेक्शन कराएगी। मैं समझता हूं ये इस तरह का अगर कोई भारत में भी कोई कंसिडर किया जाए तो ये एक अच्छा बेहतर रास्ता है, बेहतर ऑप्शन है। बहरहाल अब मैं चलता हूं चीन की तरफ से जो डैम बनाया जा रहा है। हमारे पास वक्त थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन आधा वक्त हमारा गुजर चुका है। अब ये 2-3 चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये चीन का डैम वाला मामला क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, ये चीन का जो डैम जो बन रहा है ये तिब्बत में बन रहा है, तिब्बत ग्लेशियर में बन रहा है। और इसमें मतलब ये है कि जो कैलाश माउंटेन है, माउंट कैलाश जो है, वहीं से ग्लेशियर निकल रही है। और एक बहुत बड़ा रिवर है जो जिसका जो है नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, वो चाइनीज और तिब्बतन नाम है। वो करीब करीब 4000 किलोमीटर तय करती हैं, मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से। और ये आकर के हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आसाम से निकलते हुए वो बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में वो डेल्टा बन जाता है और फिर वो समुद्र की तरफ निकल जाता है। तो ये जो ऊपर का जो अपर राइपेरियन स्टेट है वो तिब्बत है। और यहाँ पे ये डैम जो बन रहा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम चाइना ने क्लेम किया है। और वो आर्किटेक्चरल मार्वल होगा, क्योंकि उस पर एक डैम नहीं होंगे बल्कि कई डैम होंगे उसके अंदर। और एक जैसे हमारा नर्मदा डैम है गुजरात में, उसी तरह का कोई और बहुत बड़ा डैम बनेगा, जिससे वो गीगाबाइट, मेगाबाइट भी नहीं, गीगाबाइट जो है, कितने हजार गीगाबाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करेंगे। और इसमें जो एक और खबर है जो कि भारत के लिए गीगावाट जी गीगावाट, हाँ। वो उसमें ये कह रहे हैं कि वो जो पानी का रास्ता है वो आसाम पे गिरने की वजह से बहुत सारे कोई सूखे इलाके हैं चाइना के, जहां वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कोई बेंड बनाना चाह रहे हैं ताकि वो पानी जो है वो जो है वो चाइना की तरफ चला जाए, इंडिया की तरफ नहीं चला आए नहीं आए। तो इसमें हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंडिया के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है ब्रह्मा चलानी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उन्होंने अपने एक लेख में जो है इसको रेस किया है कि इंडिया को जो है इस बात का नोटिस लेना चाहिए और चाइना से जो है डायरेक्ट बात करनी चाहिए या वर्ल्ड फोरम में इसको जो है लेके आना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की पानी को कैसे रोक लें। और अभी जो एक और जो खबर है जो कि वो चैटमैन हाउस जो है वहां के लंदन में जो है, जो कि सैटेलाइट इमेज रिलीज करते हैं, उन्होंने एक सैटेलाइट इमेज रिलीज किया है जिसपे वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, वहां पे उन्होंने एक डैम बना दिया, बन चुका है डैम। तो ये सब गतिविधियां चल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहां से लेके आता हूं कि इंडिया जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है, तिब्बत जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट्स है, और इंडिया के यहाँ जो है पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है, इंडिया जो है अपर राइपेरियन स्टेट्स है।
और ये जो सिंधु नदी, इंडस रिवर की जो संधि है इंडिया की 1960 की वर्ल्ड बैंक में, और अभी वो भी इंडिया कुछ गतिविधि कर रहे हैं जो कि इंडिया रोकना चाह रही है पाकिस्तान के लिए पानी, कि हम यहाँ रोक देंगे। और यहाँ हमारे जो संघ परिवार के लोग हैं वो ये है कि हम पानी रोक देंगे, यहाँ से पाकिस्तान को पानी के बिना मार देंगे। अब यहाँ पे गतिविधि चल रही है कि चाइना में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, क्योंकि देखिए लैंड बाउंड्री इशू जो इंडिया और चाइना का है, जो कि टेंस है, और जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है वो एक दूसरे से ये है। अब कौन सा रफाल जो है और कौन सा जो जाकर के वहां उनके डैम को उड़ा देगा, चाइना के डैम को, तो ये भी एक प्रेशर पॉइंट है चाइना का कि अगर आप ज्यादा हमें कुछ कीजिएगा तो हम यहाँ से पानी आपका रोक देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, ह्यूमन डिजास्टर होगा, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। और इसका सोल्यूशन यही है कि इंडिया जैसे अभी फरक्का बराज उसने बना दिया, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ फरक्का बराज बना दिया। अब फरक्का बराज बनने के बाद इंडिया पानी रोक लेता है यहाँ अपनी तरफ, और श्रीलंका बांग्लादेश में वो पानी जाने नहीं देता है, और जब इनका पानी ज्यादा होता है तो बांग्लादेश में वो छोड़ देता है, वहां फ्लड आ जाती है, और उसके बाद जब इनका पानी कम होता है तो वहां ड्रॉट हो जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है कि इंडिया जो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी जो है वो वाटर पे नहीं है, और इसका जो फिर वही बात आ जाती है कि इसका तो मिल बैठ करके आपस में समझौता करके कि वाटर शेयरिंग, जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटका का जो है वो कावेरी वाटर का जो डिस्प्यूट चलता रहता है वो हमेशा, और वाटर जो है वो कावेरी के पास है, मतलब कर्नाटका के पास है, वो नहीं छोड़ता है तमिलनाडु को जब उनके जो है ड्राई सीजन आ जाते हैं। और ये मुस्तकिल जो है, देखिए ये जो पानी की सियासत है वो बहुत ही दिलचस्प है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए डैम से दोनों चीजें हैं, जिसने डैम बनाया है वो बिजली बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, पानी रोकेगा आगे आने वाले मुल्क का, और जब कभी उसके बाद एक्सेस पानी हो जाएगा तो उसे छोड़ देगा, उससे फ्लड आ जाता है जो बांग्लादेश में आया। अभी ताजा मिसाल, छोटी मिसाल है, लेकिन समझ में आने के लिए दिल्ली वालों को मैं बताऊं कि ये जो अभी दिल्ली में फ्लड आया, बहुत बड़ा एक तरह से बहुत से इलाकों में पानी भर गया। ये भी शिकायत यही थी कि पंजाब के बाद हरियाणा उन्होंने पानी ज्यादा छोड़ दिया तो दिल्ली वाले डूबने लगे। तो ये जब ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ये खतरनाक होना, ये डैम बनना, भारत के लिए परेशान करना या बांग्लादेश को, चीन चूंकि नॉर्थ में है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, और पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ है, तो वहां से पानी समंदर की तरफ आना है तो इसी तरफ आएगा, उसे मोड़ा भी नहीं जा सकता। ये बहरहाल एक डैम के जरिए भी चीन अपना अपर हैंड और मजबूत कर रहा है। बहुत ही अहम बातें आपसे हुई। अब ये बताइए कि जम्मू में रोहिंग्या रेफ्यूजीज का मामला क्या है, कितने लोग हैं यहाँ, और अब वहां क्यों ये खबरों में चर्चा में आया? जी, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू रीजन के अंदर, उसका नाम है कठुआ। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उन्होंने एक डिटेंशन कैंप बनाया हुआ है, और वो डिटेंशन कैंप जो है वो रोहिंग्यास के लिए स्पेशल डिटेंशन कैंप है, जिसमें 270 रोहिंग्यास जो हैं वो बंद हैं, और ये 2 साल हो गए हैं, उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं लगी है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और वो मतलब औरतें, बच्चे, मर्द, उन सबको 2 साल से बंद किया हुआ है वहां पे। अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि वहां एक प्रोटेस्ट हो गया था, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अनशन किए हुए हैं, वो गांधीवाद की तरह सत्याग्रह कर रहे हैं, और खाना नहीं खा रहे हैं, मौन व्रत रख रहे हैं। ये सब करने के बाद उन्होंने जो है वो बाकायदा एक प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने जेल वगैरह जो उनका गेट हुआ है वो करके बाहर भी निकल गए थे, और अपने आप को कह रहे थे कि या तो आप हमें आजाद कर दो, या आप हमें जो है म्यांमार भेज दो, जो हमारी जगह है जहां से हम आए हैं, तो आप हमें वहां डिपोर्ट कर दो, मैं डिपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन यहाँ जो आपने बंद किया हुआ है हमें, और यहाँ रखा हुआ है, ये किस चार्ज में बंद किया हुआ है ये बताइए आप। अब इसकी ये बहुत बड़ा वाकया हो गया, इसमें पुलिस आ गई, सारे चीज आ गए, जो लोग बाहर थे उनको फिर से अंदर कर दिया, फिर ताला लगा दिया उनके अंदर, वो अंदर जो है डिटेंशन कैंप में अपना पड़े हुए हैं। और भी कुछ लोग जो जम्मू और कश्मीर में जो और रोहिंग्यास हैं, क्योंकि देखिए रोहिंग्यास जो हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में वो पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे जो रोहिंग्यास हैं उनको इंडिया ने
मतलब डिपोर्ट भी कर दिया है। और वो मणिपुर के रास्ते से, और जो मणिपुर का ही रास्ता है, वो जो उनका मोरे और तामू जो 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 कॉरिडोर है, जिससे वो, जैसे हमारे यहाँ वाघा बॉर्डर है, वैसे मणिपुर में मोरे बॉर्डर है। तो उसी तरह से जो है उन्होंने मोरे बॉर्डर से करके उन्हें थामू जो जगह है वो म्यांमार में है, वहां उसको ढकेल दिया था। अब उसी तरह से अब और भी जगह जो है वो रोहिंग्याज हैं, जिनको सरकार जो है, भारत सरकार, वो रिफ्यूजी नहीं मानती है, वो उनको घुसपैठिया मानती है, उनको कहती है कि आप आ गए हैं। तो अब जो बात यह है कि या तो उन्हें आप बाकायदा रखिए यहाँ पे और उनको इज्जत के साथ यहाँ से विदा कीजिए, लेकिन अब उनको 2 साल से बंद किया हुआ है बिना किसी, उस पर यूपीए भी नहीं लग सकता है, लॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट, क्योंकि वो तो इंडियन सिटीजन पे ही लग सकता है, वो तो इंडियन सिटीजन भी नहीं है। तो उनको किस लॉ के अंदर आपने बंद किया? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस वालों की एक अजीब जहनियत है, क्योंकि रोहिंग्या बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और वो रेफ्यूजी हैं, तो उनके नाम पर भी उनको भी परेशान करके किसी तरह से अपने वोटर्स को ये बताना कि हम मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ये भी एक मिसाल है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात यह कि विदेशियों पर, गैर मुल्की जो यहाँ पनाह लेने के लिए आए थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जिनको आपने पनाह भी दी थी, आपने बॉर्डर पर नहीं रोका, तो अब कम से कम उन्हें रिस्पेक्टफुल रहने की जरूरत है। अगर कोई क्राइम करता है, जिस तरह से क्राइम्स का इशू कॉक्स बाजार बांग्लादेश में है, उस तरह की अगर कोई चीज है तो वो अलग है, वो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियां अपने आप निपटेंगी। लेकिन इस तरह से बच्चों, औरतों, बूढ़ों, सबको बंद करना वो बहुत ही गैर मामूली है और गैर इंसानी भी है। इसमें आप आखिर में कंक्लूड करते हुए क्या कहेंगे, क्या कुछ है, क्यों? देखिए, इसमें मैं 2 चीजें जो मैंने आज आपसे डिस्कशन किया, एक तो श्रीलंका का मैटर है, और वो श्रीलंका का मैटर जो है वो इंडिया से बिल्कुल बहुत जुड़ा हुआ है, और जो तमिल क्वेश्चन है उसको इंडिया ही सॉल्व कर सकती है। और इंडिया का जब तक प्रेशर नहीं होगा श्रीलंका के ऊपर, क्योंकि श्रीलंका भी जो है वो इकोनॉमिक बिल्कुल डिजास्टर में है, और श्रीलंका की इकोनॉमी को सुधारने के लिए इंडिया जो है अब बहुत हद तक जो है उनकी मदद भी कर रहा है। तो अगर इंडिया अभी, नरेंद्र मोदी उसको प्रेशर देते हैं और मतलब विक्रमसिंघे को कहते हैं, तो शायद वो मतलब अपना तेवर बदलें। लेकिन अब बात यहाँ पे, जब आपने रोहिंग्यास और मुसलमान की बात की है, तो यहाँ पे तमिलों की बात है, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात है। उत्तर भारत जो है वो तमिलों को हिंदू नहीं मानती है, उनको तमिल मानती है। ये भी एक बहुत बारीकी, वो अगर इसी तरह से अगर उत्तर भारत के हिंदू होते तो शायद कोई और मतलब रुख होता। मैं यहीं तक रुक जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन कहानी तो ये भी है ना कि वो तमिल बोलते हैं, वो हिंदू भी हैं। जी। वो सिर्फ तमिल नहीं है, वो हिंदू भी हैं। हिंदू भी है, और जो भी जातियां जो हिंदू संप्रदाय में है, वैसी जातियां उनके साथ भी हैं। उनके यहाँ भी ब्राह्मण है, उनके यहाँ भी क्षत्रिय है, उनके यहाँ भी वैश्य है, उनके यहाँ भी शूद्र है। जी। और एक शिकायत तमिलनाडु के हिंदुओं को है, जो मुझे इस वक्त याद आ गई, कि वो ये कहते हैं कि हम पर हिंदी मत थोपो, हिंदी लैंग्वेज। तो वो हिंदी को थोपा हुआ जबान को समझते हैं। तो वो बहरहाल उनकी अपनी इलाकाई जबान है, और यूनियन ऑफ इंडिया का जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि सब लोग अपनी पहचान के साथ रहें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप? मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो डिवाइड है नॉर्थ और साउथ का, इसमें एक और पेच है हिंदुइज्म के अंदर। जो हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो विष्णु के पुजारी हैं, और जो तमिल जो हिंदू हैं वो शिव के पुजारी हैं। तो अब ये भी झगड़ा है यहाँ पे, और ये झगड़ा जो है शैविज्म एंड वैष्णविज्म, यहाँ पे तमिलनाडु में वैष्णविज्म और शैविज्म की लड़ाई जो है वो सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ओल्ड है। जी। ये गहराई आमतौर पर लोग नहीं जानते। जो वैष्णव लोग थे उन्होंने बहुत जुल्म किया है हिस्टोरिकली शैवों के ऊपर, जिसको आप शिव भगवान कहते हैं। वो उनके पुजारी यहाँ पे हैं, वो माथे पर इस तरह से टीका लगाते हैं। विष्णु वाले जो हैं वो तिलक करते हैं,
हाँ, ये देखिए, ये बारीकी मुझे भी मालूम नहीं थी, और ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है कि और ये जो लड़ाई है, ये जो विष्णु की लड़ाई है और शिव की जो लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये वैसी लड़ाई है जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है हिंदुस्तान। जी 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 जी, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपसे बात करके बहुत से इश्यूज को काफी गहराई से समझने का मौका मिलता है। बहुत से हमारे दर्शक हैं जो आपके इस प्रोग्राम को काफी पसंद करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो भी आप राय रखते हो वो कमेंट्स में जरूर लिखें, और बताएं कि और क्या कुछ इसमें कर सकते हैं। पिछला प्रोग्राम काफी आपका पसंद किया गया, अफगानिस्तान पर बात हो रही थी। अफगानिस्तान में चलते चलते मैं बता दूं कि इस वक्त वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेडीज के ब्यूटी सैलून बंद करने की वजह से। इसके बारे में फिर कभी आइंदा बात करेंगे कि आने वाले और क्या खबरें अफगानिस्तान से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।